हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस स्पीशीज में आपका स्वागत है। हम लोग यूपीएससी के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे थे एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड नाउ वी आर कवरिंग ज्योग्राफी। तो बेसिकली ज्योग्राफी में आपका 2022, 2021, 2020 as well as now we will continue with the 2019 paper that will be your last paper of the geography section. Then we will move on to the next subject. Either we may choose environment section or the economy section. We will discuss in later times. But today we are going to cover all the questions that have been asked from the geography section in the year 2019. Hope you are gaining the concepts from the existing videos that we are making on this topic. तो अब तक हम लोगों ने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स को भी सीखा है अपने प्रीवियस लेक्चर सीरीज में, एंड साथ ही साथ लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने काफ़ी किए हैं। नाउ योर ड्यूटी शुड बी कि 2019 से पहले का जो पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चंस ज्योग्राफी के आए होंगे, मैप बेस्ड आए होंगे या कंसेप्चुअल आए होंगे, दैट यू नीड टू डू, एंड वो भी काफ़ी जल्द से जल्द, बिकॉज द पेपर इज़ नाउ अप्रोचिंग विथ ए फास्ट मोड। आप देख सकते हो नाउ ओनली 55-56 days has been left over, and in these period you have to be something like aggressive कि नहीं भाई साहब हमें करना ही है, because this time period is very crucial and it is a break or make time period. So if you are able to utilize these time period consciously, definitely you are going to do better in your examination, and your priority should be revision, revision and revision and टेस्ट सीरीज। डेफिनेटली जो ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट सीरीज कंडक्ट किए जाते हैं वेरियस इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसे भी आप जाकर दे सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, या फिर कुछ सर्टेन रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, बट यू कैन गिव एंड दैट विल मेक you comfortable with the D-day examination date. So kindly utilize all the benefits that are available to you. So let's come to the main focus, otherwise the time will be going on. So approx 12 questions are there, we will discuss one by one. देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, समथिंग सीम्स टू बी रिपीटेटिव, एंड इससे रिलेटेड मैंने कंसेप्ट आपको प्रीवियस लेक्चर सीरीज में बता भी दिए है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑन 21st June द सन, एंड योर ऑप्शन इज डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल, ऑप्शन बी डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट अंटार्कटिक सर्कल, एंड ऑप्शन सी साइंस वर्टिकली overhead at noon on the equator, and option D साइंस वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आप हमें बताओ 21 जून जो कि आपका लॉन्गेस्ट डे कहा जाता है, एंड इसी दिन आपको भी पता है कि इंटरनेशनल योगा डे के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं, बट कंसेप्चुअल थिंग इज़ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड विद द मैप। ये आप देख सकते हो, खासकर जो अर्थ है वो एक तो रिवॉल्व भी करता है और एक रोटेट भी करता है। रोटेशन ऑन देयर ऑन एक्सिस, ये है आपका अर्थ का एक्सिस, है ना, एंड रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, ये जो रेड एरोज में आप देख रहे हो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द रिवोल्यूशन। तो ये जो रिवोल्यूशन है इसको 4 पॉइंट पर डिमार्केट किया गया है। जैसे ये सन है, इसको 4 पॉइंट ऐसे आप डिमार्केट कर सकते हो। एक होगा जब आपका
समर सोलिस्टिस कहलाया जाएगा, एक होगा जब आपका विंटर सोलिस्टिस कहलाया जाएगा, और एक होगा आपका जब इक्विनॉक्स कहलाया जाएगा, और एक और है जो आपका इक्विनॉक्स, यानी कि दो इक्विनॉक्स यहाँ पर देख सकते हो, और दो सोलिस्टिस, वन इज योर विंटर एंड वन इज योर समर। तो बेसिकली ये जो 21 जून है इट इज़ समर सोलिस्टिस। यहाँ होता क्या है कि जो आपका सन है ना, वो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकली साइन करते हुए दिखेगा, है ना। और ये जो 21 मार्च या फिर 23 सितंबर है, दैट इज द डे ऑफ इक्विनॉक्स, जो सन है वो इक्वेटर पर वर्टिकली साइन करता है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें 22 दिसंबर की, तो जो सन है वो आपका वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि आपका सदर्न हेमिस्फेयर को रिप्रेजेंट करता है, उस पर वर्टिकली हेड ऑन होता है। ये कंसेप्ट होप आप ज्योग्राफी में जानते होंगे, है ना। तो इतना सब जानने के बाद लेट्स कम टू द क्वेश्चन। अब आप हमें बताओ कि 21 जून को सन कहाँ पर होता है। क्या ये वर्टिकली इक्वेटर पर साइन करता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमने देखा कि ये जो दो दिन है, दैट इज जो 21 मार्च एंड 23 सितंबर, इस दिन वर्टिकली इक्वेटर पर साइन किया जाता है सन के तरफ से। और क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वर्टिकली साइन होती है इस दिन? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो आपका दिसंबर में देखने को मिलता है। तो अब बचा आपका दो ऑप्शन। अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो इसमें क्या बोला जा रहा है, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट अंटार्कटिक सर्कल। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्यों? बिकॉज 21 जून को जो सन है वो नदर्न हेमिस्फेयर में होते हैं, और नदर्न हेमिस्फेयर में होने के कारण ये जो आपका आर्कटिक सर्कल है, यहाँ पर देखो, ये जो आपका आर्कटिक सर्कल है जो 66.5 डिग्री नॉर्थ के अलोंग होता है, तो यहाँ पर आपका सनरेज डायरेक्टली पहुँचता है, एलोंग विथ जो आपका नॉर्थ पोल होता है वहाँ पर भी आपका सनरेज पहुँचते हैं। दैट्स वाई वहाँ पर हमें दिन देखने को मिलता है एट द सेम पीरियड जो आपका अंटार्कटिक रीजन होता है, या फिर जो आपका साउथ पोल होता है, वहाँ पर आपको नाइट, यानी कि वहाँ पर सनसाइन देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज सन इज एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से वो काफ़ी दूर है ना। तो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, एंड the option A becomes correct, that the sun does not set below the horizon at the Arctic Circle, because along the Arctic Circle the sun rays are reaching there, because the sun is apparently located at the Tropic of Cancer, है ना। और जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ही अपेरेंटली मूव करते रहता है। इट लुक्स लाइक सन इज मूविंग, बट एक्चुअली the earth is revolving on a tilted axis, that's why it seems that sun is apparently moving. Okay, hope the concept gets clear to you. तो इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया एंड आपका आंसर भी आ गया। नाउ योर आंसर इज ए। सो आफ्टर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है। काफ़ी इजी होगा अगर आपको पता होगा, लेकिन यहाँ से आपको और कुछ सीखने की ज़रूरत है। वो क्या कि किस प्रकार से यूपीएससी कहीं ना कहीं क्ल्यू देती है जहाँ आप आंसर पहुँच सकते हो अगर आप कॉमनेस पेपर में रखते हो तो। चलो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका फेमस प्लेस दिया है, और उस प्लेस या सिटी या जो भी है उसके अलोंग कौन से रिवर फ्लो करती है, मैच द फॉलोइंग है। अब तो हालांकि ओनली 1 प्लेयर 2 प्लेयर 3 प्लेयर तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग फिर भी रहती है।
हालांकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज द norms of the UPSC, so ultimately the aspirant need to handle with the unpredictable situation at the examination hall. ठीक है, तो अब देखो, अगर हम स्टेटमेंट 1 की देखें तो पंडारपुर और जो रिवर है चंद्रभागा, जो ऑप्शन 2 है तिरुचिरापल्ली और जो रिवर का नाम है कावेरी, और ऑप्शन 3 देखो हम्पी और रिवर का नाम है मालप्रभा। तो हो सकता है आपको फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट नहीं पता होगा, लेकिन हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर के बारे में तो आपने खूब पढ़ा होगा, है ना। जो लीडर्स है, रूलर्स है, उनके वैल्यूर के बारे में, उनके ब्रेवरी के बारे में बहुत पढ़ा होगा। तो इतना तो जरूर पता होगा कि हम्पी लोकेटेड अलोंग द तुंगभद्रा रिवर, और तुंगभद्रा रिवर के अलोंग फाइट भी होते रहती थी, ये भी कहानी आपने पढ़ा भी होगा। तो दैट्स वाई if you consider 3 as wrong, you will finally land to your destination and your correct answer will be 1 and 2 1. तो अब यहाँ से करना क्या है आपको, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर कि पंडारपुर इज लोकेटेड along द चंद्रभागा रिवर एंड द सेकेंड कि तिरुचिरापल्ली लोकेटेड along द कावेरी। अब ये दोनों कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कावेरी, कावेरी का ओरिजिन कहाँ से है, कौन कौन से स्टेट से पास करती है, और इनकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, ओरिजिन कहाँ से, ये तो मैंने पूछा आपसे, ये आपको बताना है। तो नाउ विथ कवरिंग क्वेश्चन नंबर 2 विथ ए इजी मैनर, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 डील्स विद द फॉरेस्ट रिपोर्ट, है ना। तो हालांकि इसको आप इन्वायरमेंट से भी जोड़ सकते हो या फिर आप ज्योग्राफी से भी लिंक कर सकते हो, बिकॉज स्टेट सबके नाम दिए गए हैं तो आप लिंक कर सकते हो, बट मोस्टली मैं इसे कहूँगा कि ये इन्वायरमेंट सेक्शन से बिलोंग करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 4 स्टेट के नाम दिए गए हैं और इसमें बोला जा रहा है कि आपको बताना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्रोनोलॉजी अरेंज करनी है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द एरिया ऑफ द स्टेट। ठीक है, याद रखना है फॉरेस्ट कवर टू द एरिया ऑफ द स्टेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ऐसा नहीं पूछ रहा है कि फॉरेस्ट कवर को आपको ऑर्डर में अरेंज करने हैं, इट इज परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू द एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त ये ध्यान होनी चाहिए, एंड इट इज़ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ द यूपीएससी। तो आपको बताने हैं कि सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। तो अगर याद है तो आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर तुक्केबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज इट विल बिकम रॉन्ग। तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो 3241 क्रोनोलॉजी होगा, यानी कि अगर हम बात करें इन द गिवन ऑप्शंस, जो सबसे कम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू टोटल एरिया ऑफ द स्टेट है वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़। अब यहाँ से आपको एक काम मैं आपको देता हूँ, दैट इज कि जो आपका इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आया है ना, उसको अच्छे से देख लेना। फॉरेस्ट कवर 3-4 स्टेट का क्रोनोलॉजी में सबसे ज़्यादा किसका है, ठीक है, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका, उसके बाद परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ द स्टेट, जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसको भी देख लेना है आपको। ठीक है, और उसके बाद मैंग्रोव्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है वो भी देखना है। तो बेसिकली ये विजन आईएएस के जो PT 365 मैगजीन होगा ना, इन्वायरमेंट वाला, उसमें कवर हो जाएंगी। तो उसको आप अगर रीड कर रहे हो, नहीं तो आपके जो सोर्स होंगे उसमें भी होंगे। तो डेफिनेटली लुक एट ऑल दीज डिटेल्स, क्योंकि यहाँ से आपको रटना ही पड़ेगा, अगर नहीं तो फिर मार्क्स छूट जाएंगे।
नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज अगेन मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैप बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि अगर फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे तो आप सोचो टाइम ही नहीं बच पाएगा स्पिरिट्स के ऊपर। मैं एक व्यू पॉइंट बता रहा हूँ कि ऑलरेडी दे आर मैनी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एंड अगेन इफ यूपीएससी आस्क्स मैनी ऑफ द लॉजिकल क्वेश्चंस तो टाइम मैनेजमेंट विल बी डिफ़िकल्ट। तो थोड़ा सा पेपर को उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता होगा, दैट इज़ वन प्रोबेबिलिटी, बट एक्चुअली व्हाट इज़ द इंटरनल प्रोसीजर आई एक्चुअली डोंट नो। सो ये जो आपका मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पर एक तरफ आपका वाटर बॉडीज है और एक तरफ आपका वाटरिंग कंट्री है, और ये जो 5 वाटर बॉडीज है इट इज़ फेवरेट ऑफ यूपीएस, ठीक है, along with other, but these 5 water bodies are very favorite। तो ध्यान से न सिर्फ आपको इसे सॉल्व करना है, बट मैं आपको रिवीजन भी करवा दूंगा इन सारे वाटर बॉडीज का कैसे याद रखना है वो भी। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पेयर्स विच आर करेक्टली मैच्ड, वो आपको बताना है। तो एड्रिएटिक सी और उसको बॉर्डर करती है अल्बेनिया, क्या ये सही है, देखेंगे। ब्लैक सी और उसको बॉर्डर करती है क्रोएशिया, क्या ये सही है, देखेंगे। ऑप्शन 3 कैप्शन सी उसको बॉर्डर करती है कजाकिस्तान, क्या ये सही है, वी विल सी। एंड 4 मेडिटेरेनियन सी, क्या ये सही है, मोरक्को को बॉर्डर करती है, तो देखेंगे। रेड सी सीरिया। तो आप पाउज करके यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, 2 मिनट 4 मिनट जो भी लगे, बट यू नीड टू थिंक, यू नीड टू रिकॉल टू गेट imprint of the map into your mind so that you can come closer or closer to the answer। गलत होगा कोई बात नहीं, बट यू नीड टू रिकॉल, ठीक है, सो दैट चीज़ें रिमेंबर हो जाए। चलो मैं लॉजिक से बताता हूँ। रेड सी के बारे में बहुत बार आपने पढ़ा होगा। तो भाई साहब रेड सी तो इस प्रकार से कुछ आपको दिखता है, ठीक है। इधर आपका सऊदी अरेबिया, सीरिया काफ़ी ऊपर है, सीरिया और इजराइल बॉर्डर करते हैं। तो इजराइल और उसके ऊपर उसके नॉर्थ में सीरिया है, तो सीरिया तो रेड सी को एक्चुअली नहीं ही बॉर्डर करती ना, तो आपको पता वैसे होना चाहिए आई एश्योर। तो अल्टीमेटली द फिफ्थ ऑप्शन रिमेन्स एलिमिनेटेड एंड वी आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शन, 1 2 4 and 1 3 4। द डिसीजन फैक्टर विल बी ऑन 2 और 3। तो अल्टीमेटली विल लुक एट द 2 और 3, दोनों में से कुछ देख लेते हैं। तो अगर हम देखें 2, तो ब्लैक सी का ये क्रोएशिया के बॉर्डर करती है, नहीं पता। लेकिन कैप्शन सी क्या ये कजाकिस्तान को बॉर्डर करती है, तो ये तो भाई साहब पता होना ही चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द करेंट सिनेरियो जो आपका चल रहा है अलोंग विथ ब्लैक सी, ठीक है। और कैप्शन सी के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया भी है। तो यस, कैप्शन सी के अलोंग कजाकिस्तान बॉर्डर करता है, तो अल्टीमेटली डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब ब्लैक सी काफ़ी महत्वपूर्ण है, मे बी दिस ईयर द क्वेश्चंस कैन कम बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर इज गोइंग ऑन एंड यूक्रेन इज लोकेटेड अलोंग द ब्लैक सी ऑल्सो रशिया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा ब्लैक सी की है। तो डेफिनेटली यू नीड टू रिमेंबर, क्या ट्रिक है वो भी हम देखेंगे, बट लेट्स फर्स्ट लुक एट द मैप ऑफ दीज। सो वी विल स्टार्ट विद द एड्रियाटिक सी, ठीक है। तो ये देख लो, ये सारे जो आप देख रहे हो ना, एड्रियाटिक सी है एंड मेडिटेरेनियन सी के ये पार्ट है। एड्रियाटिक सी हो गया, ताहिरियन सी हो गया, आयोनियन सी हो गया, ये सब मेडिटेरेनियन सी के ही पार्ट है। तो अगर हम बात करें बॉर्डरिंग कंट्रीज, वी हैव इटली, ठीक है, एंड वी हैव द स्लोवेनिया, वी हैव द क्रोएशिया, यहाँ पर देखो है ना, क्रोएशिया। उसके बाद बोस्निया, देन वी हैव द मॉन्टेगनेरो, एंड देन वी हैव द अल्बेनिया, ठीक है। तो आपके ये एड्रियाटिक सी
के अलोंग जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो तो हो गए। ठीक है, होप यू रिमेंबर। इसका ट्रिक आता है क्या तो याद नहीं आ रहा है, जो ICS करके है, IC, हाँ, MBAICS। M इज फॉर मॉन्टेनेग्रो, B फॉर बोस्निया, A फॉर एल्बेनिया, I फॉर इटली, C फॉर क्रोएशिया एंड S फॉर स्लोवेनिया। काइंडली रिमेंबर दिस ट्रिक, MBAICS, है ना, ट्रिक एड्रेटिक सी। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन, ब्लैक सी। When we talk about Black Sea, it is very important for the coming prelims examination, and not only Black Sea, but also Black Sea के सराउंडिंग कुछ छोटे छोटे वाटर बॉडीज हैं, स्ट्रेट्स हैं, that also needs to be remember, like Sea of Azov, Kerch Strait, it is here, ठीक है, Sea of Marmara, that is here, ठीक है, so that should also be remembered। तो अगर हम बात करें ब्लैक सी की, तो ब्लैक सी का जो बॉर्डरिंग कंट्री जो उसको हम बर्गर P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ट्रिक है। B फॉर व्हाट, बल्गेरिया, U फॉर यूक्रेन, दैट इज इन ट्रबल नाउअडेज, एंड R फॉर रोमानिया, एंड G फॉर जॉर्जिया, इट इज हियर सराउंडिंग रशिया, एंड R फॉर रशिया डेफिनेटली, एंड T फॉर टर्की। तो होप यू काउंटेड ऑल द नेशंस इन ए मैनर। ध्यान रखना है, यूपीएससी कैन गिव यू द ऑप्शन मलदोवा, बट मलदोवा इज नॉट बॉर्डरिंग द ब्लैक सी। दिस इज क्रीमिया, क्रीमियन पेनिनसुला, you remember that was captured by Russia in 2014, and from that time, once upon a time, G8 member was there including Russia, but Russia was excluded and the groupings has become G7, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सी ऑफ अजोब है, ठीक है, तो जो कर्च स्ट्रेट है, यहाँ पर आपका जो कर्च लोकेटेड है, कर्च सिटी है, जो कर्च स्ट्रेट है, स्ट्रेट बेसिकली कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज, तो कर्च स्ट्रेट कनेक्ट्स सी ऑफ अजोब विद द ब्लैक सी, एंड सी ऑफ मरमरा यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपका स्ट्रेट है, उसका नाम आप हमें बताना है, ठीक है। तो वी हैव रिमेंबर्ड, वी हैव लर्नड द ब्लैक सी मैपिंग, ठीक है। सिमिलरली हियर इज एजियन सी, एंड देख सकते हो सीरिया इज हियर along the Mediterranean Sea, not along the Red Sea. So hope you understood. Now we move on to the Caspian Sea. It is one of the also favorite water bodies for the UPSC. तो जो कैप्सियन सी है भाई साहब, ठीक है, इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन देखो, नॉर्थ टू साउथ अलाइनमेंट इसका आपको देखने को मिलता है। व्हाट आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज? वी हैव द कजाकिस्तान, वी हैव रशिया, we have Azerbaijan, not Armenia, we have the Azerbaijan, we have the Iran, we have the Turkmenistan, okay, so what are the countries? Again I am repeating, Kazakhstan, then we move to the Russia, we move to the Azerbaijan, we move to the Iran, we move to the Turkmenistan, then we finally land to Kazakhstan, okay. Now we move to the last map, that is जो आपका मेडिटेरेनियन, काफ़ी लंबे कंट्रीज के नाम है, बट आपको 2-3 बार मैप देखना ही पड़ेगा टू रिमेंबर। ओनली रिमेंबरिंग विद द माउथ एंड विद द वॉइस इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन द मैपिंग सीरीज। यू नीड टू लुक ओवर मैप अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, एंड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मेडिटेरेनियन सी, और इधर आपका जो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है ये ओपन होता है टुवार्ड्स अटलांटिक ओशन। एंड कंट्रीज आप देख लो, सबसे पहले कैसे याद रखना है, अफ्रीका, ऐसे लाइन खींचो, ये आपका अफ्रीका हो जाएगा। वी हैव द मोरक्को, वी हैव अल्जीरिया, वी हैव ट्यूनीशिया, डोंट फॉरगेट ट्यूनीशिया, वी हैव द लिबिया, वी हैव द इजिप्ट, ओके। एंड नाउ वी मूव टू द एशियन कंट्री। एशियन कंट्रीज में आपको ऐसे जोड़ना है, ठीक है। वी हैव इजराइल,
we have Lebanon, we have Syria, and we have Turkey. Now we come to the European countries. Think all these. With respect to European countries, first of all, you need to remember Portugal is not a bordering country of the Mediterranean. ठीक है, क्योंकि मैप में ऑप्शन में हो सकता है। कौन कौन से? स्पेन यस, फ्रांस यस, इटली यस, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, अल्बेनिया, ग्रीस। सिंपल ये जो आपने एड्रियाटिक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज देखे थे वही है। So hope you also remember the Mediterranean Sea. Now we have the leftover Red Sea. तो रेड सी में आप देख लो मेडिटेरेनियन इधर ओपन होता है या स्विच कैनाल है, वी एंटर into the Gulf of Suez and then we enter to the Red Sea. And then we have the Strait of Bab el-Mandeb, then we move to the Gulf of Aden, then we move to the Arabian Sea, then we move towards India. ठीक है, और ये आपका पर्शियन गल्फ इधर। तो अगर हम बात करें रेड सी की, तो वी हैव सऊदी अरबिया, वी हैव सुदान, वी हैव इजिप्ट, वी हैव इरिट्रिया, नॉट इथोपिया। एंडली रिमेंबर, Eritrea borders Red Sea, not Ethiopia. Ethiopia is landlocked purely. And we have Djibouti and we have the Yemen. ठीक है, ये ध्यान रखना है। कौन कौन से हो गए? येमेन, सऊदी अरबिया, योर इजिप्ट, सुदान, इरित्रिया। इसका शॉर्टकट है DESSY, आई थिंक सो। D फॉर जबूती, E फॉर इरित्रिया, S फॉर सुदान, S फॉर एक और कौन सा है? सऊदी अरबिया, एंड E फॉर व्हाट? हाँ, इरित्रिया। इरित्रिया तो वही गया, इजिप्ट, एंड Y फॉर यमन। ठीक है, तो देसी करके भी एक ट्रिक आता है। तो वी हैव कंप्लीटेड द मैप ऑफ ऑल द 5 वाटर बॉडीज एंड होप you understood in detail. Now we move to the question number 5, again a location based question, and now this time we have the given glacier name and the river that originates from that glacier. ठीक है, ये सबको आपको ध्यान में रखना है, because again this can be repeated in options of the UPSC and you can easily eliminate, as already we have discussed the questions that has been repeated 21st of June. बस उसी को थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया गया है। okay. So we have one side the glacier name and we have the other side the river name. कैसे इसको करना है? Look at, first of all you pause the video and try to find out the answer of the questions. ठीक है, कुछ ना कुछ एलिमिनेट करके आप आंसर ले ही आओगे, सिर्फ क्योंकि 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक प्रकार से 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एलिमिनेट कर सकते हो आराम से। अगर आपने पढ़ा होगा तो, एक आध भी पढ़ा होगा तब भी आप एलिमिनेट कर सकते, नहीं तो फिर मैं तो हूँ ही आपके लिए। लेट्स टॉक। तो बेसिकली यहाँ पर पूछ रहा है करेक्टली मैच, मेक श्योर कि करेक्टली या इनकरेक्टली। ठीक है, अब आप हमें बताओ, क्या आपने सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पढ़ा है? बिल्कुल, और कल ही मैंने आपको सियाचिन ग्लेशियर के लोकेशन के बारे में बताया था। ठीक है, और क्वेश्चन भी पूछा गया था, देख सकते हो रिपीट हुआ है ना। जो सियाचिन ग्लेशियर है, क्या नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली है या फिर ईस्ट ऑफ ले है या फिर अक्साई चीन है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिस इज समथिंग मोर और लेस रिपीटेटिव। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ऑप्शंस को भी ध्यान से रखनी है। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है, थोड़ा सा मैप आपको समझना होगा कि सियाचिन ग्लेशियर जो नुब्रा है वो आपका इंडस की ट्रिब्यूटरी है, और ये सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है और इंडस को मर्ज कर जाती है। ठीक है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि आसपास है तो फिर इसका ओरिजिन यहाँ से हो सकता है। और ये मैं बता रहा हूँ, इफ़ यू आर नॉट नोइंग द फैक्ट्स, कैसे हम डिकोड कर सकते। तो अल्टीमेटली लेट्स से कि 4th को आप जानते थे, तो जहाँ 4th नहीं है उसको कट कर सकते हैं।
एंड नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शन, 1 2 का 4 एंड 1 3 का 4। ठीक है, तो 2 में डिसाइड करना है। अगेन वी आर लेफ्ट विथ 2 और 3 में हमें वेरीफाई करना है, 1 और 4 की चिंता नहीं करनी है। तो अगर हम 3 में जाए, मिलाम ग्लेशियर, तो क्या मिलाम ग्लेशियर से मंदाकिनी रिवर की ओरिजिन होती है? तो बेसिकली मिलाम ग्लेशियर से मंदाकिनी रिवर की ओरिजिन नहीं होती है। मंदाकिनी रिवर का ओरिजिन वैसे तो आपको ही पता है उत्तराखंड से होता है, और जो ग्लेशियर का नाम है वो चोरबारी ग्लेशियर है। ठीक है, तो मंदाकिनी रिवर originates from the चोरबारी ग्लेशियर which is located in the Uttarakhand, and that's why P becomes also wrong and we are left over with 1 2 का 4। तो अब यहाँ से क्या करना है, रिवर यमुना के बारे में थोड़ी जानकारी आपको ले लेनी है। रिवर चेनाब, मंदाकिनी एंड मानस एंड नुब्रा, थोड़े थोड़े बेसिक जानकारी अगर आपके पास मैप बुक है तो कुछ डिटेल्स, जैसे ट्रिब्यूटरीज क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट करती है, इस प्रकार का डिटेल, नॉट वेरी मच इन डेप्थ, एंड काइंडली लुक एट द मैप ऑल्सो। और हाँ, थोड़ा सा मैं मैप आपको दिखा ही देता हूँ। यहाँ पर आप देखो, वन, यहाँ पर आप देखो, ये जो आपका सिक्किम है, सिक्किम में आपका जेमू ग्लेशियर है ना। तो जेमू ग्लेशियर जो कि सिक्किम में है, यहाँ से तीस्ता रिवर का ओरिजिनेट हो रहा है। जबकि मानस रिवर आप देखो, ये कहाँ पर है, ये तो आपका भाई साहब भूटान से निकल कर आ रहा है, असम में क्रॉस कर रहा है, एंड दैट अल्टीमेटली मर्जेज विद द ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो दैट्स वाई यू कैन ऑल्सो एलिमिनेट विद दीज, कि माइनस तो नहीं होगा क्योंकि जेमू ग्लेशियर जो है आपका सिक्किम से ओरिजिनेट होता है। तो वी हैव डिस्कस्ड दिस एंड वी हैव ऑल्सो लैंडेड विद द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So coming to the next question, it is conceptual type. Climatology से ये question है आपका, and the question is asking why are dew drops not formed on a cloudy night? ध्यान रखने, cloudy night। तो सबसे पहली बात तो आपको ड्यू ड्रॉप्स के बारे में पता होना चाहिए कि ड्यू ड्रॉप्स क्या होता है, एंड आई गेस यू ऑलरेडी नो, बिकॉज विंटर में ये जो ड्यू ड्रॉप्स है वो जनरली आपको विजिबल भी होते हैं। Your option is clouds absorb the radiation released from the Earth's surface. Option B, clouds reflect back the Earth's radiation. Option C, the Earth's surface would have low temperature on cloudy night. And option D, clouds deflect the blowing wind to ground level. तो बेसिकली आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये जो ड्यू ड्रॉप सब है ना, ये जब विंटर का टाइम रहता है, विंटर कंडीशंस रहती है, तब हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, मैं आपको ड्यू ड्रॉप्स के कुछ फ़ोटो भी दिखाता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये जो देख सकते हो ड्यू ड्रॉप्स है ना, आपको जो घास है या फिर ट्री के जो पत्ते हैं, प्लांट्स के जो पत्ते हैं, उन सब पर आपको बूंद बूंद जो वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आ रही होंगी, दीज आर ड्यू ड्रॉप्स। ठीक है, तो एक बात हमें बताओ कि ड्यू ड्रॉप्स बनने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी या फिर लो टेम्परेचर की ज़रूरत होगी? बिल्कुल सही, लो टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, बिकॉज जनरली आपको विंटर में बनते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है और क्या कंडीशन है, के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। ठीक है, तो ड्यू ड्रॉप्स के कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको यहाँ देखना है। मैंने फ़ोटो तो आपको दिखाई दी सुंदर सी, एंड नाउ वी मूव टू द कंडीशंस फॉर ड्यू ड्रॉप्स। कहाँ गया भाई साहब?
हाँ देखो, dew drops is nothing but moisture which is deposited in the form of water droplets on cooler surface of solid objects. It can be stones, grass, blades, plant leaves, समथिंग। जनरली जो मॉइस्चर होते हैं वो एयर में रहते हैं, लेकिन ड्यू ड्रॉप्स में क्या है, मॉइस्चर इज गेटिंग डिपॉजिटेड अलोंग ए सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, वेदर इट कैन बी स्टोन्स, ग्रास, ब्लेड्स, प्लांट लीफ। और ये आपका नॉर्मल फेनोमेना है, बहुत बार आपने इसे ऑब्जर्व भी किया होगा। व्हाट आर द आइडियल कंडीशन? फर्स्ट ऑफ ऑल इज क्लियर स्काई, सेकेंड इज काम एयर, थर्ड इज हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी तभी मॉइस्चर कंडेंस हो सकेगा, तभी और वाटर ड्रॉपलेट्स में बनेगा। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो मॉइस्चर में या वाटर ड्रॉपलेट्स में कंडेंस ही नहीं हो सकेगा। और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम अटेंड कर सकते हैं या तो टेम्परेचर को कम करके या फिर मॉइस्चर को बढ़ाकर, वाटर वेपर के कंटेंट को बढ़ाकर। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट, ये सबसे महत्वपूर्ण है, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट। अब यहाँ पर क्लियर स्काई बोला जा रहा है, तो साहब भाई साहब क्लियर स्काई और क्वेश्चन उसी के अलोंग में पूछा गया है। तो अगर ड्यू फॉर्मेशन होना है तो ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, याद रखना। इट इज़ नेसेसरी दैट द ड्यू पॉइंट इज एबव द फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये ड्यू पॉइंट क्या होता है ना, दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर नो मोर सेचुरेशन विल अकर। यानी कि यूँ कह सकते हो कि जैसे एयर का हमने कॉलम लिया, ठीक है। अब यहाँ पर लेट्स से कि जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, है ना, इस एयर कॉलम में है। अब अगर ये एयर कॉलम और ज़्यादा मॉइस्चर कैप्चर कर सकता है तो इसका मतलब ये हो कि अभी ये सेचुरेशन पॉइंट पर पहुंचा नहीं है। लेकिन अगर लेट्स एक मॉइस्चर की कंटेंट बढ़ गई और एक लिमिट आ गया कि उसके बाद ये जो एयर कॉलम है वो मॉइस्चर को अब एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये है कि दैट एयर कॉलम हैज़ रीच टू द सेचुरेशन पॉइंट एंड इफ more moisture is trying to be added, so it will result into the rainfall or it will result into the condensation of the water vapor। ठीक है, ये होता है ड्यू पॉइंट। अब क्या बोल रहा है कि ड्यू फॉर्मेशन होने के लिए जो ड्यू पॉइंट होनी चाहिए, इट इज़ एबव द फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों एबव द फ्रीजिंग पॉइंट? बिकॉज अगर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो वो आपका बर्फ़ बन जाएगा, लेकिन ये तो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, तो जाहिर सी बात है वाटर ड्रॉपलेट्स को फ्रीजिंग पॉइंट जो टेम्परेचर वाटर की 0 डिग्री सेल्सियस उससे तो ऊपर ही होनी पड़ेगी, नहीं तो वो तो आपका बर्फ़ बन जाएगा। तो दैट्स वाई जो आपका ड्यू फॉर्मेशन के लिए इट इज़ नेसेसरी दैट ड्यू पॉइंट इज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब बात आते हैं कि क्लियर स्काई, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, ड्यू ड्रॉप्स क्लाउडी नाइट में क्यों नहीं फॉर्म होते? तो भाई साहब क्लाउडी नाइट का हम कंपैरिजन करते हैं। लेट्स से ये आपका अर्थ सरफेस और ये क्लाउड है। अब रात के समय में क्या होता है, दिन में क्या होता है कि आपका सोलर रेडिएशन आती है, इंटर करती है और ये लैंड सरफेस को वार्म करती है, ठीक है। लेकिन यही जब रात का समय होता है तो ये आना बंद हो जाता है सोलर रेडिएशन, बिकॉज सोलर का प्रेजेंस रात में होता नहीं है। तो जो हीट अर्थ सरफेस ने एब्जॉर्ब की होती है, एक्चुअली दैट हीट gets reflected back to the atmosphere in the form of terrestrial radiation। ठीक है, तो आप हमें बताओ, जब यहाँ पर क्लाउड नाइट में होंगे तो ये जो आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रिलीज हो रहा है, दिस हीट विल नॉट बी एबल टू escape out of the atmosphere, it will be coming towards the cloud and the cloud will repel back, reflect back to the heat towards the ground itself। इससे क्या होगा कि ग्राउंड रिलेटिवली वार्मर रहेगा। एंड मैंने आपको बताया कि अगर ग्राउंड रिलेटिवली वार्मर रहेगा तो जो ड्यू की कंडीशन है
क्या है, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट, तो ये तो कंडीशन को फेल करेगा, दैट्स वाई आपका ड्यू फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अगर यही क्लियर स्काई रहता तो आराम से ये जो रेडिएशन है वो एटमॉस्फेयर के बाहर जाता, रात की जो टेम्परेचर है वो ठंड होती और फिर ड्यू ड्रॉप्स बन सकते थे। ठीक है, तो अल्टीमेटली द आंसर इज क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन। तो जो क्लाउडी नाइट होता है इसमें क्या होता है, ये जो क्लाउड है ये जो रेडिएशन है, जो हीट है उसको रिफ्लेक्ट बैक टुवर्ड द अर्थ सरफेस कर देता है, इसलिए ड्यू ड्रॉप्स नहीं बन पाती है। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इट इज ऑल्सो सम लॉजिकल टाइप, आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर नहीं पढ़ा है। वैसे जब से ये क्वेश्चन आई है तब से तो पीवीटीजीज का पूरा करंट अफेयर्स मैगजीन में न्यूज आने लगता है ना। कभी यूपीएससी अगर नया ट्रेंड सेट कर दे या फिर नया क्वेश्चन सेट कर दे, जैसे एक बार आया था इन्वेसिव एलियन स्पीसीज प्रोपोलिस जूरीफ्लोरा कुछ करके, उसके बाद तो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज की भरमार ही आ जाती है मैगजीन सब में, तो इसके कारण लोड जो है बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीवीटीजीज इन इंडिया। तो पीवीटीजीज कौन है, इसको हम थोड़े से सिंपल शब्द में समझेंगे, लेकिन फर्स्ट वी कंसिडर ऑल द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, पीवीटीजीज रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। डेफिनेटली अगर पहली बार पेपर देखा होगा ये तो स्टेटमेंट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2, stagnant or declining population is one of the criteria for determining the PBTG status। ठीक है भाई साहब। स्टेटमेंट 3, देयर आर 95 PBTGs ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री शो। तो स्टेटमेंट 4, irregular and Konda ready tribes are included in the PBTG। अब आई एम मेकिंग श्योर दैट इफ यू आर सीइंग द पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, डेफिनेटली चारों में से 4 स्टेटमेंट मोस्ट प्रोबेबली नहीं आ रहेंगे। तो क्या यूपीएससी ने कुछ क्लू दिया होगा, यूपीएससी ने दिया है या नहीं, लेकिन हमारा क्लू काम करता है। क्या क्लू काम करता है, यहाँ पर देखो स्टेटमेंट 3, देयर आर 95 पीबीटीजीज ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री। अब यूपीएससी ने जब पेपर सेट किया होगा उसके बाद रिजल्ट आने में 3 से 4 महीने, मतलब अगले महीने तो आ जाते हैं वैसे रिजल्ट, लेकिन आप समझो जब पेपर सेट किया होगा तो 2-3 महीने पहले ही से गया होगा। तो 3-4 महीने के गैप में हो सकता है एक आध पीवीटीजी, मतलब एक आध जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो पीवीटीजीज में आ जाए, है ना। तो ये घट बढ़ सकती है, तो इतना श्योरिटी से स्टेटमेंट को डालना, दिस मीन्स कि इट मे बी प्रोबेबली रॉन्ग। और ये मैं तब कह रहा हूँ जब आप श्योर नहीं हो, अगर श्योर होगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन व्हेन यू आर नॉट श्योर हाउ टू अटेम्प्ट, तो दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 को अगर हम कट कर देते हैं तो यू आर लैंड विद डायरेक्ट आंसर 1, 2 एंड 4। अब पीवीटीजी का क्या कंसेप्ट है भाई साहब, अब जैसे आप अगर हम बात करें ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसमें आपका क्रीमी लेयर होते हैं, नॉन क्रीमी लेयर। तो बेसिकली क्रीमी लेयर क्या होता है, जिनका थोड़ा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड सुधर गया होता है, और नॉन क्रीमी लेयर यानी कि जिनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अभी भी पिछड़ा है, इवन रिलेटिवली टू द क्रीमी लेयर। तो इसलिए नॉन क्रीमी लेयर को हम रिजर्वेशन देते हैं, क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन का बेनिफिट जनरली नहीं मिलता है विद इन द ओबीसी। इसी प्रकार से पीवीटीजीज की बात करें तो जो आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उसमें भी कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स होंगे जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े होंगे। तो जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े होंगे उसको हमने बोल दिया कि भाई साहब आप पीवीटीजी जो, तो इन पर ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, इनके डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस पर ध्यान रखा जाएगा ताकि मोर फोकस्ड सोशियो रिफॉर्म्स हो इनका। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी ये पीवीटीजीज के बारे में 2-3 स्टेटमेंट दिए गए हैं वो याद रख सकते हो, और मैगजीन सब में आप पढ़ते ही हो। तो मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया, बाकी फैक्ट्स देख लेना, PT 365 में भी कवर हो। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8।
इसमें भी आपका ये ज्योग्राफी कम क्वेश्चन एनवायरनमेंट का ज़्यादा है। तो देखो 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड आपका करेक्ट पूछ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, as per the recent amendment to the Indian Forest Act 1927, forest dwellers have the right to fell the bamboos grown on forest area. Statement 2, as per the scheduled tribes and other traditional forest dweller, a recognition of Forest Right Act 2006, इसको सिंपली Forest Right Act 2006 कहते हैं, bamboo is a minor forest produce. Statement 3, the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of Forest Right Act 2006 allows ownership of minor forest produce forest dwellers. तो बेसिकली अगर हम बात करें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की, तो ये ब्रिटिश काल का कानून है। हालांकि संशोधन की गई है टाइम टू टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन इसका मेन पर्पज़ क्या था, थोड़ा सा अगर बेसिक जानते हो गए तो इसका मेन पर्पज़ था कि भाई साहब कि जो फॉरेस्ट है ना उसको क्लासिफाई किया जाए रिजर्व्ड प्रोटेक्टेड, इसलिए सो दैट जो भी आपके फॉरेस्ट रिसोर्सेस हैं उसको रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, और जब अंग्रेज का समय था तो पर्पजफुल्ली इसको लाया गया था टू टेक ओवर द कंट्रोल ऑन द टिम्बर्स ऑफ दिस फॉरेस्ट रीजन्स। ठीक है, तो इस एक्ट में फॉरेस्ट ड्वेलर और उनके राइट्स से एसोसिएटेड कोई बात नहीं की गई है। फॉरेस्ट ड्वेलर और उनके राइट्स से एसोसिएटेड बातें आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में किया गया है, जहाँ पर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स आपको रिकॉग्नाइज किया गया है। ये बात आपको पता होगी। दैट्स व्हाई स्टेटमेंट 1 बिकम्स रॉन्ग। वी आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शन ओनली, 3 and 2 and 3 ओनली। वी विल मूव टू द सेकेंड ऑप्शन। देखो एज पर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो कि लंबा चौड़ा नाम है, बैम्बू इज ए माइनर फॉरेस्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ध्यान रखना है बैम्बू पहले ट्री के कैटेगरी में आता था, उसको ट्री के कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। तो होप यू अंडरस्टूड। अब ये माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। विथ रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं लंबे चौड़े वाले, पाउच करके आप पढ़ सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो इजीली आंसर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट में सैंड इज ए माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। चलो स्टेटमेंट 1 लेट से कि नहीं आता है। स्टेटमेंट 2, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीजेस ऑफ माइनर मिनरल्स, but the power regarding the formation of rules related to the grant of minor minerals lie with the central government. Statement 3, state governments have the power to frame rules to prevent illegal mining of minor minerals. तो आपको पता होगा एज पर द लॉ इंडिया में मिनरल्स को मेजोरिटली 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, मिनरल मतलब मेजर और माइनर। तो मेजर जो मिनरल्स हैं जैसे आपका कोल, गोल्ड, यूरेनियम और भी है, तो मेजर मिनरल्स पर जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन माइनर मिनरल जैसे सैंड हो गया उन पर कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। ठीक है, तो सैंड जो है जिसको बालू कहते हो और जो रिवर्स होती हैं उसके अलोंग से एक्सट्रैक्ट भी किए जाते हैं ये सब जो सैंड्स हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं आप न्यूज़ में ज़रूर सुनते रहते होगे कि भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट ने सैंड एक्सट्रैक्शन को बैन कर दिया है ना, या फिर बैन को हटा दिया है। जनरली ये स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। तो उस हिसाब से अगर लॉजिक लगाओ तो सैंड इज ए माइनर मिनरल
अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ, अगर आप जनरल ऑब्जर्वेशंस करते होगे तो। ठीक है, तो ठीक है, अगर हम स्टेटमेंट 2 की तरफ जाएं, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीजेस ऑफ माइनर मिनरल्स बट द पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर देखो किस प्रकार से ट्रैप में फंसाया गया है। यहाँ पर बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि माइनर मिनरल्स से रिलेटेड जो माइनिंग लीजेज का ग्रांट है वो दे सकता है। ठीक है, जैसे सैंड माइनिंग के एक्सट्रैक्शंस के लिए ग्रांट दे दिया जाए तो स्टेट गवर्नमेंट देता है, और स्टेट गवर्नमेंट उस पर बैन भी लगा सकती है। ये बात तो आप भी देखते होगे, सुनते होगे। ठीक है, अब भाई साहब जब माइनिंग लीजेज ग्रांट करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा, तो उससे रिलेटेड रूल फॉर्मेशन का अधिकार भी तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी, ताकि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सके कि क्या रॉयल्टी मिलनी चाहिए, है ना, और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, है ना, अदर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। तो दैट्स वाई सेकेंड ऑप्शंस बिकम रॉन्ग। एंड अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग, तो बिल्कुल सही, इलीगल माइनिंग प्रिवेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। तो दैट्स वाई योर 1 and 3 becomes correct. Now we move to the question number 10. With reference to the kharif crops in India in the last 5 years, consider the following state. अब खरीफ क्रॉप्स में राइस आ जाता है। ठीक है, और आप हमें बताओ और कौन कौन से खरीफ क्रॉप्स में आ जाते हैं। मैंने एक बार और पूछा था आपसे। अब 4 स्टेटमेंट है। अब ध्यान रखो, इसमें भी कैसे यूपीएससी ने कुछ लॉजिक छुपा रखे। 4 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट वाले स्टेटमेंट में यूपीएससी कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर देता है। ये मैंने 4-5 क्वेश्चंस में भी आपको दिखाया भी है। तो अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें, एरिया अंडर द राइस कल्टिवेशन इज हाइएस्ट, चलो नहीं पता। एरिया अंडर कल्टिवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ ऑलसीड, नहीं पता। एरिया ऑफ कॉटन कल्टिवेशन इज मोर देन ऑफ शुगर कैन, नहीं पता। चौथा देखो, एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन इज स्टीडली डिक्रीज। ये जो स्टीडली डिक्रीज है ना, ये बड़ा धोखेबाज सब। क्यों? बिकॉज लास्ट 5 years में स्टीडली का क्या मतलब हुआ कि भाई साहब शुगर केन का प्रोडक्शन गिरा है। अब जनरली ट्रेंड ये होता है, या तो ग्रोथ जिगजैग होगा, ठीक है, या फिर इंक्रीज करता है। फूड प्रोडक्शन के मामले में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, लेकिन स्टीडली कभी नहीं होगा कि लगातार गिर रहा है या फिर लगातार इंक्रीज हो रहा है। ये स्टीडली कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अब देख लो, कोरोना का पीरियड था, कोरोना का पीरियड में बहुत सारे सेक्टर जिगजैग ही जाएगा, स्टीडली कभी नहीं जाएगा। तो स्टीडली शब्द 99% चांसेस से गलत ही होते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो इसको काट ही देना। तो दैट्स माई फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एंड इफ यू कट ऑल दिस फोर्थ यू आर लेफ्ट विथ 1 and 3। 1, 1, 2, 3 के बारे में कुछ पता नहीं था, फिर भी वी हैव कम टू द आंसर। ठीक है, तो ये है आपका प्रेशर हैंडल करने का तरीका। सामने से रहेगा तो स्टेटमेंट अगर सही से पढ़ पाते हैं तो फिर आंसर विल कम। ठीक है, और जैसे ही अननोन क्वेश्चन देखो, मैं तो कहता हूँ पीछे से पढ़ना शुरू करो। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। Among the agricultural commodities imported by India, which of the following accounts for the highest import in terms of value in the last 5? ये जो 4 कमोडिटीज दी गई है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू यानी कि मॉनेटरी टर्म्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किस हुआ। तो यहाँ पर अगर लॉजिक लगाओगे तो होप कि आपका लॉजिक लगे, लेकिन एक ऑप्शंस में छाड़ सकता हूँ, वो है स्पाइसेस। स्पाइस, ये जो आपका तीनों कमोडिटीज है, स्पाइसेस का कितना वैल्यूशन होगा। स्पाइसेस तो डेली बेसिस पे ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम नहीं किए जाते हैं, है ना, और स्पाइसेस तो हमारे देश में ही प्रोड्यूस होते हैं, ये भी आपको पता हो ज़्यादातर। तो एक तो हम काट सकते हैं। अब फ्रेश फ्रूट्स, अब वहाँ पर लॉजिक काम करे तब ना। यहाँ पर तो हम आपको बैठ के बता रहे हैं, बट वहाँ पर वो सोच होनी चाहिए, क्योंकि प्रेशराइज्ड इन्वायरमेंट में नहीं देखने को मिलती। ठीक है, वहाँ पर लॉजिक लगे तो ठीक, नहीं तो नहीं।
तो फ्रेश फ्रूट्स की बात करें तो फ्रेश फ्रूट का भी उतना ज़्यादा मॉनेटरी वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू द दीज टू। तो वी आर लेफ्ट विथ 50-50। तो इसमें से आप कोई मार सकते हो। पल्सेस को आपको पता है कि हम लोग ज़्यादा इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट है, डिस्पाइट वी हैव द क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चरल कंडीशन फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द पल्सेस। ठीक है। और दूसरा है वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल का मॉनेटरी टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होता है एज कम्पेयर टू द पल्सेस। तो इन दोनों में से कोई मार सकते तो, लेकिन राइट आंसर आपका वेजिटेबल ऑयल ही है। ठीक है। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, द वर्ड डेनिसोवन समटाइम्स मेंशन इन मीडिया इज रेफरेंस टू। तो बेसिकली डेनिसोवन जो है अर्ली ह्यूमन स्पीसीज है और कुछ। ठीक है। वी हैव completed the 2019 paper and from 2018 you have the responsibility to solve all these questions accordingly। आजकल 2011 तक जरूर सॉल्व कर लो, लास्ट के 10-12 साल। ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस नाउ, and from next lecture series we will decide what questions need to be taken off। देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आई विल स्टार्ट विद द एनवायरनमेंट्स। देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। होप यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअल। थैंक यू।